एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, यानी यूटी बना रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निर्देशों के बारे में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश कोई परमानेंट फीचर नहीं है, लेकिन मैं परसों एक सकारात्मक बयान दूंगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, ऐसा आश्वासन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को सॉलिसिटर जनरल ने दिया है। इसके बाद चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से केंद्र सरकार से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा है, जबकि इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सभी दल जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा और लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। लद्दाख यूटी बना रहेगा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी स्थायी व्यवस्था नहीं है और जैसे ही हालात बेहतर होंगे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 31 अगस्त को वो इस बारे में कोई मुकम्मल जानकारी देंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बयान है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए इसे एक बड़ा बयान कहा जा सकता है, एक बड़ा इशारा इससे मिल रहा है जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी एक मांग रही है 2019 से, जब से 370 खत्म हुआ है उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मांग रही कि जम्मू कश्मीर का रियासत का जो दर्जा है उसे बहाल किया जाए। स्पोक्स पर्सन है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके अलावा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से और इस पूरे मामले पर पार्टी भी है। दोनों का बहुत इस्तकबाल है, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान और अजय भारती जी। मैं सबसे पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आज 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई या सॉलिसिटर जनरल का जो बयान है, इसे किस तरह देखा जाए, क्योंकि आप खुद इस सुनवाई से एक तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए, सॉलिसिटर जनरल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसेस है, डायलॉग प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक डायलॉग प्रोसेस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सॉलिसिटर जनरल से ये पूछा कि भाई अगर ये टेम्परेरी आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया था तो टेम्परेरी कितनी देर के लिए बनाया था, बना सकते हो? अगर पहले तो ये है कि पावर, आपके पास पावर है कि नहीं है। अब उसमें जो पिटिशनर्स हैं, हमारा तो ये मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर है ही नहीं आर्टिकल 3 के अंदर कि वो किसी रियासत को सिरे से ही खत्म कर दे, ऐसी पावर नहीं है। हाँ, उसका कुछ एरिया काट कर आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जम्मू कश्मीर को उन्होंने उसी तरह रखा होता और कुछ एरिया जिस पर लद्दाख का निकाल के उसकी यूनियन टेरिटरी बनाते, वो पॉसिबल है, परमिसिबल है आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन किसी रियासत के आप नाम को ही खत्म कर दो, उसकी टेरिटरी को आप बांट दो, उसकी जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के नक्शे से ही आप हटा दो रियासत को,
और फिर बड़े फैलेशियस आर्गुमेंट के कि यूनियन टेरिटरी उतनी ही पावर्स है जितनी के स्टेट को है, तो सारी स्टेट्स को खत्म करके सबको यूनियन टेरिटरी बना दो। तो हमारा जो यहाँ ये केस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जो हम जब रिबटल होगा हम उसको रेज करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू में पिछले कई दिनों से जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब क्या कि जम्मू अगर स्टेट होता तो उसको खत्म कर देना। लॉ एंड ऑर्डर पिछले दिनों यूपी में थी तो यूपी को खत्म कर देना था स्टेट को। ये कोई जवाब नहीं था लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से कि हमने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो वो मुझे भी नहीं लगता है कि कोई बेंच को भी कोई अपील किया होगा। बहरहाल बड़े नाइव से आर्गुमेंट थे ये। और बाकी जो दीगर उन्होंने बहुत फैक्ट्स को जो है वो मिसरिप्रेजेंट किया है, तो वो हम जब रिबटल होगा उसका जवाब देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चंस पूछे, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसका वो कोई मुझे लगता है कि कोई सही जवाब वो नहीं देगा। चलिए, अजय भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय भारती जी, क्या इसे बीजेपी के लिए, सरकार के लिए एक झटका महसूस किया समझा जाए? क्योंकि 2019 में 370 के बाद राज्य का दर्जा एक तरह से खत्म कर दिया गया था। बीजेपी कह तो जरूर रही है, सरकार और आप लोगों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि राज्य का दर्जा मिलेगा, राज्य से फिर से बनाया जाएगा, यूटी खत्म किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अब इस पर एक तरह से रिमार्क दिया है, इस पर एक बयान आया है, तो क्या इसे आप लोगों के लिए एक झटका माना जाए? बिल्कुल नहीं अबू हुरैरा साहब, क्योंकि मैं भी, हालांकि मैं मुजफ्फर खान साहब की तरफ से कोई लीगल ल्यूमिनरी नहीं हूं, मैं लीगल पर्सन नहीं हूं, उस ढंग से की जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं सुन रहा था जी। सीजीआई साहब ने क्लियरली बताया कि मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन में, जिसमें से नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट रहता है, और मुझे लगता है कि जो सॉलिसिटर जनरल ने बहुत ही जजमेंट्स का हवाला देकर बताया कि यूनियन पार्लियामेंट की, खासकर बोमई वगैरह की वो बता रहे थे कि कैसे यूनियन पार्लियामेंट के पास इवन इसको स्टेट को डिस्ट्रक्ट करने का भी अधिकार है, वो उन्होंने उसमें बता दिया। मुझे लगता है इसमें क्लियरली दो चीजें हमको करना चाहिए। जो तुषार मेहता साहब ने और भी बात की उन्होंने कि इट इज प्रैक्टिकली अ स्टेट माइनस पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। तो इसलिए जो ये कहना कि ये झटका है नहीं, बल्कि हाँ क्लियरिटी और वाज़ेह तरीके से हो गई, जिसमें से सीजीआई साहब ने या संजय किशन कौल ने जो बातें कही थी, क्या बाकी जगह रिफ्लेक्ट कर गया ये परमानेंट है, तो उसके जवाब में जो तुषार मेहता साहब ने कहा, उन्होंने क्लियर कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल आया, ये कहा कि अधिकार है लेकिन हम करने वाले नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अलग हिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का हवाला दिया उन्होंने, प्रॉक्सिमिटी विद ए ट्रबल्ड नेशन लाइक पाकिस्तान, उसके साथ जो हमारी प्रॉक्सिमिटी है, और पिछले इतने दहाइयों का जो एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से एक छोटे पीरियड के लिए वो पीरियड वो आगे डिफाइन करेंगे। फिर सीजीआई साहब ने एक और क्वेश्चन भी पूछा था इलेक्शंस को डेमोक्रेसी के लेकर, तो इन्होंने बताया कि पहली बार यहां पर कैसे 34,000 पे उन्होंने जो मेंशन किया, एग्जैक्ट नंबर कितना है वो अलग इशू है, लेकिन तुषार मेहता साहब ने उनको क्लियरली बताया डेमोक्रेसी इज इन प्रोग्रेस। हाँ, ये हम उसको लागू कर रहे हैं, और ऑब्वियस रीजन से पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के कारण, चूंकि स्टेट का अपना एक इतिहास है। अजय भारती जी, इसके अलग जिस तरह से बीजेपी कह रही थी कि 370 तो अब हिस्ट्री की बात हो गई, अब खत्म हो गया मामला, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से रोज बरोज इस पर सुनवाई हो रही है, यह मामला अभी भी जिंदा है और अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा? निश्चित रूप से देखिए, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट क्या जजमेंट देगा उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं एक एज ए लेमैन बहुत ही सेटिस्फाई हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सॉवरेनिटी की बात ऑलमोस्ट कोर्ट ने सेटल कर दी कि भाई स्टेट्स की सॉवरेनिटी कोई अलग है नहीं, जो पिटिशनर्स का एक मेजर आर्गुमेंट था कि भाई ये टू सोवरेन नेशंस टुगेदर आए थे, उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे, जो मेरे को समझ आई कि भाई स्टेट की जो सोवरेनिटी वो सबस्यूम हो गई। इसी तरह से उन्होंने जो इसकी जो राइट्स के उसके बारे में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जो वक्तन फवक्तन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव साइन है, जिसमें से मैंने तो यहां पर भी कह सकता हूं, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट जो कहते हैं कि भाई इट इज अ पॉलिटिकल फाइट नाउ। तो यानी उन्होंने भी अपनी तरीके से मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में
केस पिटिशनर्स का उतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। और मैं इस कोर्ट की हियरिंग्स को बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे को समझ आया उसमें बहुत पॉजिटिव साइन। ठीक है, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब, मुजफ्फर साहब, क्या जिस तरह के रिमार्क्स और जिस तरह से अभी, क्योंकि अब सुनवाई चल रही है, एक तरह से सॉलिसिटर जनरल का आज का जो बयान है, इससे एक मजबूती इस पूरे मामले को मिल रही है? मुझे नहीं लगता है कि मजबूती लग रही है। वो तो आप रिजाइंडर जब हम देंगे तो तब पता चलेगा। जो अभी भारती साहब कह रहे थे, भारती साहब जरा पहले यहाँ पंचायतें कोई नहीं थी, जम्मू कश्मीर में कभी इलेक्शन नहीं हुए। हमारे जम्मू कश्मीर में 47 के फौरन बाद जो ही कॉन्स्टिट्यूशन आया 1957 का, उसके बाद इलेक्शन पर कितने बार, सॉरी टू इंटरप्ट, इलेक्शन तो लेकिन कितनी बार भाई, जब आप कितने अरसा पहले डिजाइन हुआ था सरपंच का, आपने सरपंच की पूरा होने के बाद बीटीसी नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं कहो कि पंचायत पहली बार हुआ। नहीं, ये नहीं कहा पहली बार, नहीं, पंचायतों के बारे में नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। और क्या गलत कैसे कही? पंचायत करेक्ट नहीं है वो। दूसरी बात, दूसरा जो झूठ बोला सॉलिसिटर जनरल ने, वो हम बताएंगे रिबटल में, कि जी वहां शेड्यूल कास्ट की भी रिजर्वेशन नहीं थी और शेड्यूल ट्राइब की भी नहीं थी, खाली पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो भी शेड्यूल ट्राइब की नहीं थी, वो भी शेड्यूल कास्ट की तो थी। झूठ बोला ना कि भाई ना तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन थी ना शेड्यूल ट्राइब को। अरे भाई, शेड्यूल कास्ट की भी रिजर्वेशन थी, शेड्यूल ट्राइब की भी, बाकी रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में थी, पंचायत में थी, सरपंची पंची में थी, आपके बीडीसी चेयरमैन में थी, डीडीसी चेयरमैन में भी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं थी, बाकी हर जगह रिजर्वेशन थी। लेकिन यहां कहा गया कि नहीं थी। अब वो हम जब जवाब देंगे तो हमको बताएंगे। खान साहब, अगर आपको रिविजिट करेंगे को, भाई मैं वहीं बैठा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, उन्होंने कहा कि पहली बार 5 अगस्त को एसटी और एसटी को रिजर्वेशन मिली। आई सपोज ये इंट्रोड्यूस हुआ, दिस वाज न्यू। जो मैंने सुना कि दिस क्लास वाज न्यू, इट वाज टोटल न्यू क्लास जिसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन का जिक्र आया। क्यों न्यू क्लास? ये नहीं कहा कि मुझे जो लगा, आप वहां थे, मैं बिल्कुल आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं कि यू विल बी बेटर जज, मैं ये मानता हूं। उन्होंने पहले ही थी रिजर्वेशन जब, तो उसको कहना नहीं जी हमने रिजर्वेशन वहां अप्लाई नहीं हुई, आर्टिकल 16 जो है वो क्लास 4 अप्लाई नहीं हुई है, तो वो मुझे लगा है कि भाई वो थोड़ा सा या तो उनको फीड नहीं सही प्रॉपर तौर पर किया गया, सॉलिसिटर जनरल को सही तरह प्रॉपर जो फीडिंग नहीं हुई है। अदरवाइज इस तरह की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में देना गलत है। फिर एक दो चीजें और कि जी वहां अमेंडमेंट थी वो वहां अप्लाई नहीं हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म नहीं था वहां, मतलब इससे बड़ा नहीं मिलेगा मुझे नहीं लगता है। फैक्ट है। आपने कभी जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पर सेकुलरिज्म का वर्ड आया है? आप जरा देखना सेक्शन 25, एक बार पूरी सेक्शन है, और फिर सेक्शन 13 देखना सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और सेक्शन 25 में है गवर्नमेंट विल बी ए सेकुलर गवर्नमेंट, देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। चलिए ठीक है, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। जी, मैं क्या कह रहा था कि वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल ने जो बात की, जो मुझे मतलब मैं चूंकि मैंने सेकेंडरी सोर्स से सुन रहा हूं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के क्लास में ये वाली लाइन, जो रिजर्वेशन लाइन जिसमें बहुत मेंशन की गई है एससी और एसटी में, लेकिन वो पहली बार ये लाइन वाज न्यू, यानी उस लाइन के बारे में उन्होंने कहा कि ये क्लास इसमें नया ऐड किया गया, ऐसा मुझे समझ में आया। मतलब वहां थे इसलिए ये ज्यादा लेकिन पिटिशनर्स की तरफ से भी जो झूठ कहे गए उसको भी सॉलिसिटर जनरल ने क्लियरिटी के साथ कहा कि भाई उन्होंने ये चीजें कही और उसमें से जो बिल्कुल बेसलेस है, गलत है, ऐसे ही सारा करा। मेरा ये कहना है कि देखिए लीगली, मैंने जैसे पहले कहा आई एम लीगली अ लेमैन, लेकिन जिस ढंग से प्रोसेस हो रही है और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे कि जम्मू कश्मीर अलग, टोटल अलग कोई राज्य था जी, जैसे यहाँ के प्रिंस ने जो किया मर्जर और उसके बारे में जो डिबेट हुई, जिसके बारे में कहा गया
यहाँ पर जो सरकारी पक्ष रखा गया उसमें क्लियरिटी के साथ कहा गया है कि देयर वर 62 स्टेट्स जिनके पास इस तरह से चलिए ठीक है जी जी। तो बिल्कुल अब इस तरह से, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है 370 का, और इस पर रोज डेली बेसिस पर एक तरह से इस पर सुनवाई हो रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा और किसके हक में फैसला होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस पूरी सुनवाई से, जिस तरह से सुनवाई हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो सियासी पार्टियां हैं वो भी, तमाम सियासी पार्टियों को इस पर एक सियासत का भी मौका मिला और तमाम सियासी पार्टियां भी काफी इसमें दिलचस्पी ले रही। आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा कि फैसला किसके हक में जाता है, ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भारती जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। ऐसा लग रहा है कि सरोड टोल प्लाजा के गतिरोध को सुलझाने के लिए NHAI की टीम जम्मू के कुछ दिवसीय दौरे पर है और गंभीर प्रयास चल रहे हैं। आज दिल्ली पहुंची है, उन्होंने कठुआ में हाईवे का दौरा किया और हाईवे की स्थिति का मौके पर निरीक्षण किया। इस बीच युवा राजपूत सभा ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो गतिरोध को तत्काल खत्म करना चाहती है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज का रुख बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। और हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। राजन, सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा देखें तो लगातार कहीं ना कहीं गतिरोध बढ़ता जा रहा है। टीम ने बाकायदा आकर निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, लेकिन इसके बाद भी अब कहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि युवा राजपूत जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अभी जो सूरत हाल है, जो सिनेरियो इस पूरे मामले में, उसे किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बीजेपी की मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो युवा राजपूत सभा है एक तरह से लोगों के भी जो सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। जब जम्मू बंद हुआ तो एक कामयाब जम्मू बंद हुआ और सब लोगों ने जम्मू के मिल के रिहाई की मांग की, और जिसके बाद अगले दिन ही जो 26 लोग जिनको पकड़ा गया था युवा राजपूत सभा के, उनको छोड़ दिया गया, और वो भी सुबह के 3:30 बजे। तो ये दिखाता है कि जिस तरह से पहले एक दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया था कि जो मौजूद लोग हैं वो आगे आए और इसकी गारंटी दें, तो ऐसे में सुबह बिना किसी जिसे हम कहेंगे बेल लिए बिना उनको बिना शर्त के जो है छोड़ा गया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो युवा राजपूत सभा का जो कद है जम्मू में वो बढ़ गया है। अब युवा राजपूत सभा पे एक प्रेशर है लोगों का भी कि अगर वो एजिटेशन अभी खत्म कर देंगे तो वो क्या मुंह लेकर जाएंगे लोगों के पास, क्योंकि उनकी जो मांग है जो टोल प्लाजा को हटाया जाए जब तक कि रोड ठीक नहीं होता। तो ऐसे में प्रशासन की ये कोशिश है कि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कुछ दिखाया जाए कि जमीन पे भी कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे ये जो गतिरोध है वो खत्म हो सकता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो कठुआ पहुंची, उन्होंने वहां जायजा लिया, उसके साथ जो जिला उपायुक्त हैं कठुआ के वो भी मौजूद थे, प्रशासन जो प्रशासनिक अमला होता है वो सारा मौजूद था। तो ये यही दिखाता है कि अब कोशिश यही है कि आनन फानन में जल्द से जल्द जो जम्मू से कठुआ नेशनल हाईवे है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले वहां पे जो रंग रोगन का जो काम है वो पहले ही शुरू हो गया था। हालांकि 29 तारीख को यह मालूम था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आने वाली है, लेकिन उससे पहले जो रंग रोगन का और जल्दबाजी में जो मरम्मत करने का काम है वो पहले से ही शुरू हो गया। और बिल्कुल राजन, क्योंकि सरोड टोल प्लाजा इश्यू पर हम देख रहे हैं जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हर पार्टी कहीं ना कहीं इस इशू को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में बीजेपी की नजर भी इस पूरे इशू पर लगी हुई है। बीजेपी चाह रही है कि अगर दिल्ली जाकर बात बने या कैसे सरोड टोल प्लाजा को अगर खत्म करा लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासत एक तरह से बाकी रह जाएगी।
जी देखिए, जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त बीजेपी पे सीधा निशाना उन्होंने साधा हुआ है। उनका कहना है कि यहां से एक डेलीगेशन बीजेपी नेताओं का गया था दिल्ली में, उन्होंने नितिन गडकरी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ उनके हाथ लगा नहीं। और उसमें इससे पहले ही चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आप इसका संज्ञान लें, इसका जो कॉग्निजेंस है कठुआ जम्मू जो नेशनल हाईवे का उसका लें। तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की जो नेताओं ने जो कोशिश की है उसका कुछ भी आउटकम जो है, उसका कोई भी नतीजा जो है पॉजिटिव वो दिखाई नहीं दिया लोगों को। जिसके बाद लोगों का गुस्सा बीजेपी पे के नेताओं पे है। विपक्षी पार्टियां, आपने सही कहा, इसको बुनाने में लगी हैं। विपक्षी पार्टियां जानती हैं आने वाले वक्त में अगर लोकल बॉडीज के या पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कठुआ से जम्मू तक अगर आप देखें कि कई पंचायतें भी हैं और लोकल बॉडीज भी वहां पे कहीं हैं, क्योंकि वार्ड्स हैं। और ऐसे में जो कोशिश ये होगी विपक्षी पार्टियों की जो तो बिल्कुल राजन, जाहिर सी बात है कि सरोवर टोल प्लाजा इशू जो है लगातार गर्माता जा रहा है। युवा राजपूत सभा की जो कोशिश है, उनका जो आंदोलन है, क्या वो रंग दिखाएगा? और इसके अलावा सियासत जो इस पर हो रही है, क्या ये सियासत भी आने वाले दिनों में रंग लाएगी? ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ इस इशू पर जुड़ने के लिए। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की भारी आलोचना का सामना करने के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के लिए लोन के पुनर्गठन के विकल्प तलाशने जा रही है। सीएम सुक्खू विभिन्न विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने भारी बारिश के कारण हाल के आपदाओं के मद्देनजर एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस बीच बीजेपी ने भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने का फैसला किया है। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा हिमाचल आपदा की जद में है और लोगों को परेशानियों का सामना है, बारिश, सैलाब, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी हो रही है। जो सरकार चाह रही कि किसी तरह से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, तो अपोजिशन भी सरकार की खामियां निकालने में लगा हुआ है। तो आपदा भी है और दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। जी हाँ, ये दोनों चीजें जो है साथ साथ चल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जैसे राज्य सरकार जिस तरह से आपदा प्रबंधन में जुटी हुई है, हाँ, विपक्ष के जो नेता है, खासकर नेता प्रतिपक्ष, वो भी अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, बातचीत यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल भी लगातार उठा रहे हैं। सियासी लोग हैं, कोई बात कहते हैं तो सियासत उसके पीछे होती ही है। और राज्य सरकार की तरफ से अब ये कोशिश है कि जो डिजास्टर इफेक्टेड एरियाज हैं, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर जो इंडिविजुअल लोन है लोगों के, उनमें किस तरह से जो है राहत दी जा सकती है या इसके लिए कोई एक्शन प्लान बनेगा। लेकिन ये किस तरह का होगा, लेकिन इस पर जो है कोई ज्यादा क्लैरिटी हमें अभी तक नहीं है कि ये जो इंडिविजुअल लोन है ये किस तरह की राहत इसमें दी जाएगी, या फिर ये देखा जा सकता है कि किसी का जो है पूरा घर तबाह हो गया, बिजनेस तबाह हो गया है, खेत तबाह हो गया है, बागीचा चला गया है, उसके जो आय के साधन है वो चले गए हैं, उस पर किसी तरह का कर्ज अभी चढ़ा है, तो उसमें किस तरह की राहत अभी दी जा सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें राहत होगी या कोई सरकारी योजनाओं के माध्यम से कोई प्लान जो है राज्य सरकार बना रही है, क्या उसमें कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम भी गए हैं कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया और उनके सर पर कर्ज भी है। तो यहाँ से भी लगातार मांग ये की जा रही है कि उन्हें जब तक कुछ ठीक नहीं होता, या तो उन्हें किसी तरह की, खासकर किसान और बागवान है, कर्ज माफी की भी बात यहाँ पर कही जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हें कोई रियायत दी जानी चाहिए, ऐसी मांगे उठ रही है। दूसरा जो आपने सियासत की बात कही है, तो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में है, यहाँ सत्ता पक्ष की बात करें, हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से बात करें, तो केंद्र सरकार पर जो है लगातार निशाना कई नेता जो है साध रहे हैं कि केंद्र की तरफ से मदद जो है ज्यादा नहीं मिल पा रही है। हिमाचल भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, आपदा की घड़ी है, 8600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये
जो नुकसान है ये 12,000 करोड़ के पार कर जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है। जो आय के साधन थे हिमाचल के, वो अभी जो है तो बिल्कुल आपदा में बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश को एक तरह से नुकसान हुआ है और सरकार ये सोच रही है किस तरह से इस नुकसान को कम किया जाए और जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ितों के जख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाए, इसकी भरपाई कैसे की जाए, लोग जो बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए हैं उनके नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, तो आने वाले दिनों में इसके क्या कुछ नतीजे निकलेंगे देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।